हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस का जो आपका क्लासेस चल रहा था, ये है वीडियो नंबर 7 और हमें इससे फिर बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। जिस तरह से 6 वीडियो तक हम लोग जो कंप्लीट किए हैं, 7 वीडियो भी उसी तरह कंप्लीट करना है। इसका एक जीके का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप एग्जाम देकर जब आएंगे, एक बार फेयर कॉपी जरूर मिलाइएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य कितना दिया गया है। देखिए, मूल अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है। ये बात हो रही है मौलिक कर्तव्य का, तो हमें भारतीय नागरिकों के लिए, हम लोग के लिए मौलिक कर्तव्य दिया गया है 11। कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जी? 11। अब इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल्स करते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आप समझोगे मूल अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये सरकार केवल कर्तव्य बनाया है भारत के सभी व्यक्तियों के लिए। ये जरूरी नहीं कि आपको करना ही है, बट सरकार आपके कर्तव्य को याद दिलाती है कि आपको ये सब चीजें करनी है। तो कब शामिल किया गया था, कितना आर्टिकल्स में है, ये ध्यान देते हैं। भाग 4 के क में, भाग 4 के क में है। अनुच्छेद आर्टिकल्स 51 के क में है। आर्टिकल्स 51 के क में है। इसे शामिल किया गया था 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 को, 1976 को, 42वां संशोधन 1976 को। इसे शामिल करने वाले उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी का। उस समय किनकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इन्हीं के सरकार में ये 42वां संशोधन कर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, जबकि ये मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां समझेंगे हम लोग। इस मौलिक कर्तव्य शुरुआत में 10 था, लेकिन किनके सिफारिश पर? यह बहुत अच्छा सवाल है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि किसके समिति, किसके सिफारिश पर इस मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो आप ये बताओगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। शुरुआत में यह 10 था। शुरुआत में इसकी संख्या कितनी थी? तो 10 थी। लेकिन बाद में 86वां संशोधन के तहत, बाद में 86वां संशोधन, 86वां संशोधन 2002 में, 86वां संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया। तो अब इसकी एक और जोड़ा गया, एक और जोड़ा गया। तो अब इसकी वर्तमान में संख्या 11 हो गई। अब इसकी वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? तो 11 हो गई। अब यहां पे समझेंगे 11 जो हुई, तो कौन सा इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तब तक आप सब उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो 11वां जो जोड़ी गई ना, इस संशोधन के तहत वो था क्या? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा दिलाना, ठीक है, यानी कि पढ़ाने का, शिक्षा दिलाना, ये किनका काम है? तो अभिभावक का ये कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें और उन्हें शिक्षा दिलाएं। लेकिन हुआ क्या, इसी संशोधन के तहत 6 वर्ष से
14 वर्ष के बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया। मूल अधिकार में शामिल किया गया। अब इसका मतलब हमें समझना है। देखिए, 86वां संशोधन 2002 जब हुआ तो इस समय नियम लगाया गया, कर्तव्य बनाया गया कि भारत में जितने भी गार्जियन हैं वो सभी अपने बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक उन्हें शिक्षा दिलाना है, स्कूल भेजना है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भेज पाते पैसा के अभाव की वजह से। इसलिए सरकार ने इसी संशोधन में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को लेकर मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ना है स्कूल में, थोड़ा सा भी पैसा उसको नहीं लगने वाला है। ये मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, अब हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन कौन सी हमारे 11वां मूल कर्तव्य है। देखिए, ग्यारहवां मूल कर्तव्य वो कौन कौन सी है। ठीक है, बस समझ लेते हैं। ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला समझते हैं। पहला क्या है कि भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और ध्वज और राष्ट्रगान और ध्वज का आदर करना। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं रास्ते में जा रहा है लेकिन अगर वहां पे राष्ट्रगान बजे तो वहां पे आपको आदर करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे राष्ट्रगान सुनते ही आपको खड़ा होना पड़ेगा। ध्वज का आदर करना, ध्वज को जहां तहां ऐसे गिरा हुआ मिले उसे उठा के साइड कर दीजिए। यह ध्वज का आदर करना और राष्ट्रगान का आदर करना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोज कर रखना और उनकी पालन करना। इसका एक लाइन में और समझ सकते हैं, जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी लोग थे जो भारत की आजादी दिलाने में मदद किए, उनके लिखे गए सभी पुस्तक, उनके दिए गए सभी वाक्य, दिए गए सभी नारा, उस सबको हमें संजोज कर रखना है। उनके सभी विचारों को हमें संजोज कर रखना है। ठीक है, भारत की अखंडता, संपूर्णता और एकता का रक्षा करना है। इसका मतलब क्लियर ये भाई बात हो सकता है कि हमें भारत कहता है कि अखंडता बनाए रखना, संपूर्णता बनाए रखना और एकता बनाए रखना। भारत में अपने ही लोगों से लड़ाई नहीं करना है। ठीक है ना, अपने ही लोगों से लड़ाई बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरकारी सेवाएं में नहीं थे बट सभी लोग के लिए सेवा कर रहे थे। तो राष्ट्रीय सेवाएं करना ये आपका काम है, कर्तव्य है, हमारा सरकार का दिया गया संविधान में कर्तव्य है सभी भारतीय नागरिकों के लिए। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्गीय और विविधताओं से ऊपर उठकर समान भाईचारे की भावना और बढ़ावा देना। मतलब भारत में किसी से भेदभाव नहीं करना है, चाहे जो भी हो, सबके साथ बहुत अच्छे से भाईचारे निभाना है और महिला के गरिमाओं को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग। और एक चीज और, प्रथाओं, वो तो सब खत्म हो चुका है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और ये सब खत्म हो चुका है। जो महिलाओं के लिए ये अपमानजनक था उसे सब खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारी मिश्रित संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना। जितने भी हमारे यहाँ विरासत है वो सभी विरासत को बचा कर रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वनों, झीलों, नदियां, वन्य जीवन सहित जितने भी वन जो प्राकृतिक चीज का दिया हुआ है, वन, झील, नदी, वो सब के हमें रक्षा करना है। ठीक है, और जितने भी प्राणी मात्र के जितने भी प्राणी है उसके प्रति दया भाव रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा, सुधार की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करना और हिंसा का परित्याग करना।
लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, और सार्वजनिक संपत्ति जो सरकार की संपत्ति है, जो जनता के लिए, जनता की सुख सुविधा के लिए बनाई गई है, उसे हमें बचाना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। नेक्स्ट आपका, जो माता पिता या और भी कोई जो हमारे संरक्षक है, वह अपने बच्चों को, जैसा भी मामला हो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु तक शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यही लास्ट जुड़ा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कराना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड आपका सवाल है, इब्न बतूता किसके समय में आया था? अच्छा, इसमें एक सवाल और है जी, ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत अच्छा सवाल है। ये कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया, ये रूस के संविधान से लिया गया। पूछा जाएगा आपसे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया। सेकंड क्यों आते हैं, इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? इब्न बतूता से बहुत सारा सवाल आता है। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो जरा ध्यान देते, एमबीटी पगला बादशाह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पगला बादशाह। देखिए नेक्स्ट इसमें है क्या, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था भारत, 14वीं सदी में भारत आया, 14वीं सदी में भारत आया। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 14वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता कहां से आया था? तो 1333 ईस्वी में मोरक्को से आया था। मोरक्को या मोरक्को यात्री था। ये कौन सा यात्री था? मोरक्को यात्री था। यह एक मुस्लिम था, यह एक मुस्लिम यात्री था। यह कैसा यात्री था? तो यह एक मुस्लिम यात्री था, और ये बहुत विद्वान भी था। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा विद्वान था, तो विद्वान इनकी विद्वान को देखकर, इनकी विद्वता को देखकर, विद्वता को देखकर देखकर एमबीटी ने दिल्ली का काजी बना दिया, दिल्ली का काजी बना दिया। काजी का मतलब होता है जज, काजी का मतलब क्या होता है? जज। काजी बना दिया। इनकी विद्वानता को देखकर एमबीटी ने दिल्ली का क्या बना दिया? काजी बना दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ ना कि इब्न बतूता कुछ गलती फैसला सुना दिया। इनकी पक्षपात में ये गलत फैसला सुनाने की वजह से इनको एमबीटी ने जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में हुआ क्या ना कि इब्न बतूता और एमबीटी के बीच जो गलत फहमियां थी वो दूर हो गई। जैसी गलत फहमी दूर हुआ, तो दूर होने के बाद फिर से एमबीटी ने इब्न बतूता को वापस शाही सेवाओं में शामिल कर दिया। लेकिन अब सुनिए, फिर से इसको लिख देते हैं ना, देखो, पक्षपात पक्षपात न्याय देने की वजह से, न्याय देने की वजह से इन्हें जेल में डाला गया, जेल में डाला गया। कुछ गलत न्याय दिया गया था इनसे, तो इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब गलत फहमी दोनों के बीच खत्म हुई, तो फिर से खत्म हुई, तो फिर से शाही सेवा में लगा दिए, फिर से इनको वापस लगा दिया गया। कौन सी सेवा में? शाही सेवा में। ठीक है, लेकिन कितनों दोबारा बनाया, बट इब्न बतूता इससे खुश नहीं था।
और देखते हैं, अभी आपको बताएंगे इन्होंने अपनी नाराजगी कहां दिखाई। देखिएगा, तब तक सब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया देखिए, इन्होंने कहा आपकी अपनी नाराजगी दिखाई, ये समझेंगे। जैसे वापस इब्न बतूता जेल से बाहर आए, एमबीटी ने इन्हें एमबीटी ने इब्न बतूता को एमबीटी ने इब्न बतूता को इब्न बतूता को चीन भेजा, चीन भेज दिया। और चीन मंगोल शासक के पास भेजा। क्यों भेजा? तो वहां पे अपना राजदूत बनाकर एमबीटी ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर कहां भेज दिया? चीन भेज दिया। लेकिन यहां पे हुआ क्या ना कि इब्न बतूता व चीन से वापस घर चला गया, वापस घर चला गया। मतलब ये चीन से वापस भारत नहीं आया, जबकि भारत से इनको एमबीटी ने इन्हें भेजा था, क्या चीज करके भेजा था इन्हें कि जाओ चीन में, वहां चीन में मंगोल शासक उस समय था, वहां से राजदूत बना के वहां पे भेजा गया था। और वहां की जानकारी कुछ उनको वापस भारत में लाना था। बट वो भारत नहीं आए, कहां चल गए? वो मोरक्को चले गए, अपना देश चले गए। और इनकी किताब है, इनकी पुस्तक है रेहेला। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहेला। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहेला। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं एमबीटी के बारे में। एमबीटी जो है ना, एमबीटी सबसे विद्वान राजा था। एमबीटी सबसे विद्वान राजा था, ज्योतिष में भी, और ज्यादा पढ़ा लिखा था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इतिहास काल में होगा दिल्ली सल्तनत में, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। और ये ज्योतिषी पे भी बहुत विश्वास करता था मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल बहुत ही खराब रहा था, जिस वजह से जब इनकी मृत्यु हुई तो जब इनकी मृत्यु हुई तब प्रजा को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ठीक है ना? चलिए सेकंड सवाल में इतना ही रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब देखो नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपका क्या है? 3 नंबर सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन की जो नीति है ना, वो कहीं ना कहीं बंगाल आंदोलन से संबंधित है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905, क्योंकि हम जानते हैं बंगाल आंदोलन कब हुआ था? 1905। तो स्वदेशी आंदोलन भी कब हुआ था? 1905। अब थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, देखो, स्वदेशी आंदोलन समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन हुआ था कब? इसको बंगाल को तोड़ने के लिए घोषणा किया गया था 13 जुलाई 1905 में। घोषणा की गई थी 13 जुलाई 1905 में। ठीक है, और ये जब घोषणा हुई थी, किन्होंने घोषणा किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को घोषणा किया गया था 13 जुलाई 1905 में। लेकिन अब सुनिए, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में शोक दिवस
मनाया गया था। अब समझिए यहाँ पे शोक दिवस क्यों मनाया गया था, तो बंगाल विभाजन की वजह से ही शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ फिर एक चीज और समझेंगे, 16 अक्टूबर को ही रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव कहा गया है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर 16 अक्टूबर को ही रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षा बंधन दिवस मनाया, रक्षा बंधन दिवस मनाए। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते हैं क्या, गुरुदेव, गुरुदेव। इन्हीं को ही अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला जो गीत है वो इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाए थे, गीत बनाए थे। जो ठीक है, ये जो गीत है ना, ये गीत अभी वर्तमान में बांग्लादेश की, वर्तमान में बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। अमार सोनार बांग्ला अभी कहां की राष्ट्रीय गीत है, तो यह है बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना। देखो स्वदेशी आंदोलन क्या था, यहां तक ठीक है। चलिए स्वदेशी आंदोलन को हम लोग समझते हैं। देखो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, यह जो आंदोलन है यह 1905 ईस्वी में कलकत्ता में एक जगह के टाउन हॉल, कलकत्ता का टाउन हॉल, कलकत्ता का टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में कलकत्ता का टाउन हॉल में शुरू किया गया था। कलकत्ता कहां शुरू किया था, ये टाउन हॉल में शुरू किया गया था। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहां पर समझना हमें क्या, कि जब ये स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या था ना, कि कोई भी विदेशी कपड़ा, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, यानी कोई भी विदेशी वस्तु भारत में भारतीय नागरिक द्वारा नहीं खरीदी जाएगी। नेक्स्ट है, और स्वदेशी वस्तु को अपनाना, स्वदेशी वस्तु को अपनाना। कहा गया था कि कोई भी विदेशी वस्तु नहीं स्वीकार करेगा और अपना स्वदेशी वस्तु सब अपनाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसी आंदोलन के तहत एक और काम कर दिए सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है ना। क्या इन्होंने किया, इसी आंदोलन में बिहार राज्य की अलग मांग कर दिए, बिहार राज्य की अलग मांग कर दिए, अलग मांग किए। अब सवाल इसमें ये पूछा जाएगा आपसे कि स्वदेशी आंदोलन में बिहार राज्य की मांग तो हुई अलग, लेकिन उन्होंने मांगा, तो ये मांगे थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं बिहार की आधुनिक निर्माता का जनक। इन्हें कहा जाता है बिहार की आधुनिक निर्माता का जनक, निर्माता का पिता भी आप कह सकते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि आधुनिक बिहार की या बिहार की आधुनिक निर्माता का पिता कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अब देखो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, लेकिन रद्द हो गया 1911 में। 1911 में तीन चीजें की मांग किया गया था। पहला था बंगाल विभाजन रद्द हो,
दूसरा था बंगाल को बंगाल से बिहार अलग किया जाए। तीसरा था राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाया जाए, और तीनों सफल हुआ। ठीक है ना, तीनों सफल हुआ। अब देखेंगे स्वदेशी आंदोलन को, इसका मुंबई में कौन इनका विद्रोह कर रहे थे, मुंबई में इनका कौन चला रहे थे, तो मुंबई में थे बाल गंगाधर तिलक। मुंबई में कौन थे, तिलक जी थे। मुंबई में इनको कौन चला रहे थे जी, तो तिलक भी चला रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। चलो ठीक, स्क्रीन शॉट सब ले लो जल्दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। एसआई का भी प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा है, एसआई और बिहार पुलिस का केवल प्रीवियस क्वेश्चन, और उसी को हम लोग ना सॉल्यूशन करते जा रहे हैं बस। ठीक है, बहुत परफेक्ट है, बस ध्यान से आप इसको फेयर करेंगे और समझेंगे। देखिए, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का सिद्धांत किसने दिया, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले डी ब्रॉगली। इसका आंसर क्या है जी, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली को हम लोग समझेंगे कौन कौन क्या दिया था। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कौन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सिद्धांत किन्होंने दिया, कौन सिद्धांत किन्होंने दिया, तो कौन सिद्धांत दिए थे, न्यूटन। कौन सिद्धांत कौन दिए, न्यूटन। और न्यूटन ने खोज किए थे दृश्य किरण का, दृश्य किरण का खोज कौन किए थे, न्यूटन। दृश्य किरण का खोज कौन किए थे, न्यूटन। नेक्स्ट है आपका तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत का खोज कौन किए थे, तो हाइगन, हाइगन। तरंग सिद्धांत का खोज कौन किए थे जी, हाइगन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फोटोन सिद्धांत, फोटोन सिद्धांत। फोटोन फोटोन सिद्धांत का खोज कौन किए थे, आइंस्टीन, आइंस्टीन। और ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का सिद्धांत कौन दिए थे, डी ब्रॉगली। अब यहां पे आप समझेंगे कि देखिएगा, एक जब वर्ण विक्षेपण, ठीक है, जब वर्ण विक्षेपण एक प्रिज्म से गुजरती है, एक प्रिज्म से गुजरती है, गुजरती है, तो 7 रंगों में विभाज्य होती है। तो कितने रंगों में विभाज्य होती है जी, तो 7 रंगों में विभाज्य होती है। और वो 7 रंग आप सबको पढ़ाया गया है, याद है, नहीं याद है ना, सभी लोग फिर से देखो ध्यान से। वीव गयोर, वीव गयोर। अब जो फेयर पहले से कर लिए होंगे वो दोबारा फेयर अब नहीं करेंगे इस लाइन को। ठीक है ना, वीव गयोर। वी से वैल्यूट, वैल्यूट का मतलब क्या होता है जी, बैगनी। आई से इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी। बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ठीक है, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि जो बार बार रिपीट होंगे, और रिपीट होंगे तो आपको अकबकाना नहीं है, उसे रिवीजन करना है। मेरे बोलने से पहले अपने जुबान से उसको बाहर निकालना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो, ये आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, देखो वीव ग्योर। अब यहाँ पे समझेंगे इसका सबसे कम, इसका ज्यादा होता है विक्षेपण। पूछेगा ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, वैल्यूट का, लेकिन बैगनी का। लेकिन कम तरंग दैर्घ्य भी किसका होता है, बैगनी का। ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का, और कम विक्षेपण लाल का। ठीक है, ज्यादा विक्षेपण बैगनी, कम विक्षेपण लाल। ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल, कम तरंग दैर्घ्य वैल्यू। इसको फिर से हम रिपीट करते हैं, बोलेगा कण सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन। कौन सिद्धांत, न्यूटन। तरंग सिद्धांत हाइगन, फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन,
और वर्ण विक्षेपण की एक फिल्म से गुजरती है तो कितने रंग का निर्माण होता है जी? 7 रंग का। वो 7 रंग आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फास्ट। जल्दी हो गया। देखो नेक्स्ट आपका सवाल है, अब 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति कहां से ली गई? क्या बात। राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति कहां से ली गई? सबसे पहले आप हमें कमेंट में अभी जवाब देंगे कि राष्ट्रपति का संवैधानिक नीति कहां से ली गई? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये संवैधानिक नीति कैसे होगा, क्यों, कैसा उसका शासन रहेगा, ये किस देश से लिया गया? बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करे। सबसे पहले यहां ध्यान दें, लिया गया कहां से? आयरलैंड। कहां से लिया गया जी? आयरलैंड। बिल्कुल फंसने वाला सवाल है ये, 100%। जो देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, जितने भी पुराने बच्चे हैं ना जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये मत समझिए कि बहुत हल्का हल्का सवाल है, नहीं। आप इसके निचोड़ तक जाएंगे, इस सवाल को नहीं देखिए, इसके निचोड़ को देखिए, वास्तविकता में आपके लायक है या नहीं। और माना कि आपको याद है, लेकिन देखने से रिवीजन होगा, 100% रिवीजन होगा। ठीक है, तो जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एक बार वीडियो, एक वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपको मेरा वीडियो का इंतजार 100% रहेगा। ठीक है, आगे देखो हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति कहां से लिया गया? तुम क्या इसे आंसर बताएंगे? आयरलैंड। कहां से लिया गया ये? आयरलैंड से लिया गया। सबसे पहले समझोगे कि भारत सरकार का जब जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारत में बहुत सारी चीजें नहीं थी, और बहुत सारी चीजें अलग अलग देश से लिया गया है। अप्रोक्स 10 देश से लिया गया है। ठीक है ना। चलो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसके बारे में। देखो इसका कहानी भी क्या है ना, कि एक बार एक आ गया था कि जितने भी जो देश हैं उस सब देश से कुछ कुछ चुनिंदा चुनिंदा चीज को लेकर और भारत अपने संविधान में डाला। सबसे पहले जितनी भारत में धाराएं हैं, आर्टिकल्स है, उसमें अप्रॉक्स ब्रिटेन से लिया गया है ना। चलो शुरू करते हैं, इसका ट्रिक आपको बढ़ाया गया है, फिर भी हमें बता देते हैं। क्या था? आबिद, आबिद, आज, रुक जा, अमेरिका। देखो भाई, जिसे भी याद है, जो भी मेरा स्टूडेंट होगा जो मेरे पास पढ़े लिखे होंगे, उसको तो जुबान पे सब होगा, है ना। जुबान पे तो बोलते रहो, वीडियो देखते देखते मन में बोलना है। वीडियो ऐसे देखना है ना, एक बार देखने पे दिमाग में आ जाए। इन लोग देखते चले और बोरिंग टाइप का, वैसा नहीं, एकदम ध्यान से उसको देखिएगा। आबिद रुक जा अमेरिका, अगर याद है तो आप बोलते चलेंगे। देखो, आ से आयरलैंड, आ से आयरलैंड, आ से आयरलैंड। बहुत छोटा कर दे रहा है ना, इसमें बहुत कुछ बताना है। ऊपर दिख रहा है यहां तक बाबू? ठीक है, हाँ। कहेंगे आ से आयरलैंड, आ से आयरलैंड। नेक्स्ट, बी से ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन। द से दक्षिण अफ्रीका, द से दक्षिण अफ्रीका। आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट, ज से जर्मनी, ज से जर्मनी। रू से रूस, क से कनाडा, क से कनाडा। जा से जापान, जा से जापान। अ फॉर अमेरिका। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने देशों से भारत का संविधान लिया गया है जी? तो 9 देशों से भारत का संविधान लिया गया है। कितने देशों से भारत का संविधान लिया गया है? तो 9 देशों से भारत का संविधान लिया गया है। ठीक है, अब आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी लीजिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आपको बताएंगे हम जल्दी।
हो गया। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, अमेरिका से तो बहुत कुछ लिया गया। सबसे पहले राष्ट्रपति पे लगने वाले महाभियोग, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। एक सवाल पे ध्यान देंगे, डोनाल्ड ट्रंप पे अप्रोक्स 5 बार महाभियोग लग चुका है, लेकिन पारित नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो अमेरिका में न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब जापान, जापान से अनुच्छेद लिया गया है। अनुच्छेद कहां से लिया गया है? अनुच्छेद की रीतियां कहां से ली गई है? जापान से। और अमेरिका से महाभियोग, न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है। कनाडा से संघ, संघात्मक, केवल आप संघ से याद करेंगे। संघ कहां है? कनाडा। संघ कहां है? कनाडा। रूस, रूस से मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। और यहां से लिया गया मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका, मूल कर्तव्य रूस। जर्मनी से लिया गया आपातकाल, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। और साथ में प्रस्तावना, और साथ में ली गई है प्रस्तावना। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है जी? संविधान संशोधन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो जैसे संघात्मक, ये हो जाएगा संसदीय, संसदीय प्रणाली, संघात्मक प्रणाली। और यह है संसदीय प्रणाली। और क्या है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और क्या है? और एक चीज है कि राष्ट्रपति पर संवैधानिक, राष्ट्रपति संवैधानिक, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संवैधानिक, संवैधानिक, राष्ट्रपति का संवैधानिक लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहां देखो आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। और साथ में लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। हो गया, ठीक। देखो नेक्स्ट 6 नंबर सवाल पे चलते हैं। आहार नाल की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ये थोड़ा है सवाल, अच्छा सवाल है। आहार नाल की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? तो समझेंगे इसको अच्छे से। आहार नाल होता क्या है? तो आहार नाल हमारा 32 फीट का रहता है, सब जानते हैं। जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, जो हम खाना खाते हैं वहां से लेकर अंत तक, यानी कि आहार नाल की बाहरी परत को कहते हैं हम सिरोसा, ठीक है। देखो और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? म्यूकस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको अच्छे से वीवीआई के तौर पे, यानी जितना भी आपको वीडियो बना के डाले हुए एक इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। आंतरिक परत को हम क्या बोलते हैं? म्यूकस। आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? म्यूकस। आहार नाल जो होता है ना, ये मुख से लेकर मलाशय तक, मुख से लेकर मलाशय तक, मुख से लेकर कहां तक होता है ये? मलाशय तक। पूरा आहार नाल यहाँ मुख से लेकर जो नीचे तक जाए, यहां तक वो सब होता है क्या? आहार नाल। आहार नाल में कई पार्ट होते हैं, तो ध्यान देंगे। आहार नाल में पहला होता है मुख गुहा, मुख गुहा। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना हम मुख से खाते हैं ना, उसके बाद कहा जाता है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद खाना कहा जाता है अमाशय, अमाशय के बाद खाना कहां जाती है? फिर जाती है छोटी आंत, छोटी आंत।
और इसके बाद खाना कहा जाती है बड़ी आंत, और फिर इसके बाद खाना कहा जाती है मलाशय। इसके बाद खाना कहा जाती है मलाशय। एक तरह से देखा जाए तो आहार नल का बहुत बड़ा टॉपिक है, समझे ना। फिर भी हम चाहते हैं कुछ आपको बता दें यहाँ पे, ठीक है। देखो एक चीज दिखाते हैं, समझो ध्यान से। ये जो आपका है ये प्योर आहार नाल है और कुछ नहीं है। ये आहार नाल प्योर, यहां से देखो, यहां लिखा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा, कैविटी मतलब गुहा, और शरीर का वैसा अंग जो खाली स्थान हो। यहां मुख में खाली है, इसको बोलते हैं गुहा, ठीक है। ओरल कैविटी, हम खाना यहां से खाएंगे और फिर खाना जाएगा ये ग्रास नली, है ना। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए यहाँ पे लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती है, जो हमें खाना, देखो खाना का पाचन जो है ना मुख से होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले पाचन कहां शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। जब हम खाना खाएंगे ओरल कैविटी में खाना जाएगा और पाचन हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको दिख रही है ग्रास नली, इसको एसोफेगस बोलते हैं। ये जो ग्रास नली है ना, ये खाना को पचाने का काम बिल्कुल नहीं करती है। ये सिर्फ एक रास्ता है जो मुख गुहा से लेकर अमाशय के बीच का एक रास्ता है। मुख गुहा से ग्रास नली के द्वारा हमारे पेट में अमाशय में चला जाता है। अब देखो ये क्या है अमाशय, ध्यान समझना। ये क्या है अमाशय, ये है अमाशय। अब अमाशय जो है, अमाशय का 3 पार्ट होता है। अमाशय कितने पार्ट होता है जी, 3 पार्ट होता है। अमाशय का पहला कार्डियक, प्राणविक, पाइलोरिक। ये सब और भी सवाल अगर कभी गलती से आ जाएगा पाचन तंत्र के बारे में तो आपको क्लियर रूप में बता देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ सबके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, ठीक ना। ये यकृत है जो अमाशय के जस्ट ऊपर होता है, और ये वहां पे छोटा सा पित्त जिसे गाल ब्लाडर कहते हैं, ये गाल ब्लाडर। जब ये खाना यहाँ आती है तो ये कहती है कि हमें चाहिए कौड़ा खाना चाहिए, तब यहाँ से पित्त निकलता है। पित्त बनाता कौन है, यकृत, और पित्त जमा कराता है पित्ताशय में और चल जाता है छोटी आंत में, ठीक है। तो ध्यान समझिए हम लोग, ये है ग्रास नली, अमाशय। अमाशय के बाद खाना कहाँ गया जी, तो अमाशय के बाद खाना गया छोटी आंत। ये आपकी छोटी आंत है, घूम घुमावदार टाइप जो है ना, ये आपकी छोटी आंत है। ये जो है ना ऐसे दिख रहा है आपको, जो ये है छोटी आंत, ठीक है। उसके बाद ये है बड़ी आंत। ये क्या है, बड़ी आंत। फिर चला जाता है रेक्टम में, फिर हमारी खाना कहाँ चली जाती है, मलाशय में, ठीक है। तो इस तरह से खाना आहार नाल का कुछ काम है। आहार नाल का काम इस तरह से है, ठीक है ना। चलो इसको हटाते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर आपको समझाते हैं कौन कौन क्या है। देखिए ये है मुख गुहा, जहां हम खाना खाते हैं। खाना ग्रास नली के द्वारा होते हुए चल जाती है कहां, अमाशय में। अमाशय से फिर जाती है छोटी आंत और फिर जाती है बड़ी आंत। लीवर है, पित्ताशय है, और यह है अग्नाशय जो दिख रहा है आपको। चलो पीछे दिखा देते हैं, देखो यह है अग्नाशय। क्या है ये, अग्नाशय है ये, ठीक है ना। और देखो पित्त, ये जो पित्त है ना, एक लीवर में ज्वाइंट है और एक ज्वाइंट है छोटी आंत में। यहां से अमाशय से खाना निकल गई है, छोटी आंत में जा रही है ना। ये पित्त का ये पाइप है, इसमें गया, अब यहां से निकल गया, ये छोटी आंत में चला गया, ठीक है। हटा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, इसको सब कॉपी कर लीजिए। इसमें कुछ वैसा कॉपी लायक है नहीं, बट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आगे सुनिए यहाँ पे। अगला आपका सवाल है, राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया, पहले तो ये समझेंगे राष्ट्रगान गाया कब गया, ठीक है ना। तो राष्ट्रगान गाया कब गया, राष्ट्रगान है क्या, राष्ट्रगान को फिर इंग्लिश में कौन बनाया, फिर हिंदी में कौन बनाया। ये राष्ट्रगान जब शुरू में बना था तो ये ना हिंदी था ना ही अंग्रेजी था, ये बांग्ला भाषा था। ये कौन सी भाषा था, ये जी बांग्ला भाषा था। देखिए एक हमारे भारत में दो, एक ऐसे महान व्यक्ति आए कि जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गीत लिख दिया।
दो देशों का राष्ट्रगान लिख दिया, एक अमार सोनार बंगला और एक जन गण मन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, राष्ट्रगान हमारा है क्या, तो जन गण मन, जन गण मन। और आपको एक बात इस विषय अच्छे से जानकारी होगी कि राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा ये कर्तव्य है, मूल कर्तव्य एक के तहत। ये हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, जन गण मन का आदर करना चाहिए। ठीक है, इन्हें सबसे पहले 11 दिसंबर 1911 को, 11 दिसंबर 1911 को, ये जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे ब्रिटेन का, तो उनके स्वागत में इंडिया गेट बनाया गया था। और उसके बाद उनके स्वागत में ही ना ये गाना गाया था, राष्ट्रगान गाया गया था, जन गण मन। और ये राष्ट्रगान विवाद भी हो गया था, विवाद का भी रूप ले लिया था। ठीक है ना, देखो 11 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया। अब यहां देखिए, इस राष्ट्रगान को गाने में कुल समय 52 सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। लेकिन पहली पंक्ति, या आप संक्षिप्त कह सकते हो, संक्षिप्त संक्षिप्त समय आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बता दोगे 20 सेकंड। संक्षिप्त समय कितना लगता है जी, तो 20 सेकंड लगता है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें सबसे पहले कौन से राज्य को, राष्ट्रगान में सबसे पहले किस राज्य को दर्शाया गया था, तो सबसे पहला जो राज्य है, सबसे पहला राज्य दर्शाया गया है, पहला राज्य दर्शाया गया है पंजाब, पंजाब सिंध है ना, सबसे पहला राज्य को दर्शाया गया है क्या, पंजाब को दर्शाया गया। सबसे पहला राज्य इसमें किसको दर्शाया गया जी, पंजाब को दर्शाया गया। इस राष्ट्रगान की वजह से ना बहुत लोग, दक्षिण भारत के राज्य के लोग थोड़ा निराश भी थे, क्योंकि इसमें दक्षिण भारत राज्य के बारे में चर्चा नहीं किया गया था। ठीक है ना, अब देखो इस राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को अंग्रेजी में, ठीक है, इस राष्ट्रगान को इंग्लिश में किन्होंने किया, तो इंग्लिश में किए एक बहुत अच्छे राजा थे ब्रिटेन के, उन्हीं की पत्नी की मार्गेट, मार्गेट द्वारा की गई। इंग्लिश में अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद मार्गेट के द्वारा किया गया, मार्गेट के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया जी, मार्गेट के द्वारा किया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर ये हो गया, अब समझेंगे, इसी को ऊपर कर दे रहे हैं ना। अब हिंदी में पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी में और उर्दू, हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने किया, आबिद अली। हिंदी और उर्दू में इनका शुरुआत कौन किया जी, आबिद अली। आबिद अली ने हिंदी में और उर्दू में राष्ट्रगान को अनुवाद कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप समझेंगे हम लोग इस राष्ट्रगान को, ये जो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान को अभी भी आप देखते होंगे, जब सिनेमा घर में ना, जब कोई भी सिनेमा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाता है। तो राष्ट्रगान को बहुत पहले ही शुरू किया गया था हर सिनेमा हॉल में, लेकिन हुआ क्या था कि कुछ समय जैसे राष्ट्रगान स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग उससे अनादर करने लगे, आदर नहीं करते थे, इसलिए फिर उसको बंद किया गया और फिर दोबारा उससे खोला गया। तो कब कब ऐसा चीज हुआ वो हम थोड़ा समझने ध्यान से देखो। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान पुनः पुनः सिनेमा हॉल में, सिनेमा
हॉल में 2016 से शुरू किया गया। 2016 से शुरू किया गया और हम लोग अपना कर्तव्य भूलेंगे नहीं। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक में जन्म जब से आप ले लिए तब से आपका एक कर्तव्य है कि किसी भी हाल में अगर जब राष्ट्रगान कहीं हो तो हम उसे आदर करें। और आज के बाद अगर कभी भी आप सिनेमा देखने जाओ और वहां पे जिस तरह से अगर वहां पे राष्ट्रगान शुरू हो तो उनको बहुत अच्छे से राष्ट्रगान को हम आदर करेंगे, ठीक है। और आदर करके ही सब शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, यहां तक देखिए इनका वैल्यू कितना राष्ट्रगान को बढ़ाया गया है। जब संसद होगा, जब संसद होगा ना तो शुरुआत तो होगा, ठीक है ना, शुरुआत तो होगा राष्ट्रगान से। शुरुआत होगा किससे? राष्ट्रगान से। और अंत होगा वंदे मातरम। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले शुरुआत होता था वंदे मातरम से और अंत होता था राष्ट्रगान से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि शुरुआत किससे होता है? राष्ट्रगान से। और अंत किससे होगा? तो वंदे मातरम से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल पे चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, ओहो, कितना अच्छा सवाल है। स्वर्णिम चतुर्भुज पहले समझेंगे है क्या। स्वर्णिम, यहां तो दिख रहा है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब कहा जाए, इसको अच्छे से बना दे रहे आप। इस सड़क, ऐसे ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उत्तर दक्षिण पूर्व लिखने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये जानकारी अच्छे से होना चाहिए ना कि ऊपर कौन दिशा है। ये तो क्लियर है, सबसे ऊपर है उत्तर। कौन दिशा ऊपर है जी? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? 5846। 5846। ये करती क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज? तो ये 4 महानगर को, तो भारत में महानगर कितने हैं? 4 है। और चारों महानगर को ये जोड़ने का काम करती है। 4 महानगर को जोड़ने का काम करती है। इनका काम क्या है? 4 महानगर, नगरों को जोड़ती है। ये 4 महानगरों को ये जोड़ती है। 4 महानगरों को जोड़ती है, इसलिए बोले चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। सबसे उत्तर में क्या है जी? दिल्ली। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पूर्व में कोलकाता, और पश्चिम में, बोलते रहो सब, मुंबई। पश्चिम में मुंबई। कितने महानगर हो गए? 4 महानगर। और 4 महानगर को जोड़ती है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज। और स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे उत्तर में कौन है? दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई। ये 4, इसके ना 4, यहां अगर आप आ जाएंगे, अगर जब आपकी जॉब न लगे तो सबसे पहले करना क्या ना, यहाँ पे आना, ठीक है। और सोचना किधर जाए, तो यहाँ जाने के बाद ना आप चारों दिशाओं में जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझेंगे सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग है कितना? राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 8, 7 है ना। इसका ट्रिक सबको है मालूम जी? मालूम होगा, फिर भी हम रिपीट करते हैं। डिप्पा, दिक्को, आमू, मुच्चे, कोचे, कोमू, वाप, ठीक है। ऐसे याद करेंगे। डिप्पा, तो बोले NH1, NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7। क्या था? दीप्पा, दीप्पा, डिक्को,
आमो, मुच्चे, कोच्चे, कोमो, वाक। अरे 3 बार सब बोल देगा तो याद हो जाएगा। डिप्पा, डिक्को, आमो, मुच्चे, कोच्चे, कोमो, वाक। ठीक है। डिप्पा से क्या हो जाएगा? डिप्पा से हो जाएगा दिल्ली से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आप जा सकते हैं, इतना बड़ी घटना हुई तो दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर। डिक्को, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। आमू, आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई। को मुच्चे, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। कोच्चे, कोलकाता से, कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई। कोमो, कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई। वाक, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी। और जल्दी सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फास्ट। दिख रहा सब ना? ठीक है। हो गया? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें हम इसकी लंबाई के बारे में जान लेते हैं। ये गलियारा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 2 गलियारा होता है। इसको हटा दे अभी। देखो एक होता है पूर्व पश्चिम गलियारा, ये ठीक है। एक होता है उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है ना। इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण गलियारा। ये लाइन हो जाएगा पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण कहां से कहां तक? श्रीनगर से, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये पूरब पश्चिम है जो, तब पूरब में सिलचर से, सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। ये गलियारा है, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूरब पश्चिम सिलचर से पोरबंदर। इसकी लंबाई 7522, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 7522। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि गलियारा बड़ी है कि स्वर्णिम चतुर्भुज बड़ी है, तो आप बताओ गलियारा बड़ी है। कौन सी बड़ी है जी? गलियारा बड़ी है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लिया जाए। और इसमें थोड़ा सा आपको बता दें क्या, थोड़ा वो सड़क में बाद में बता देंगे ना, टाइम ज्यादा हो जाएगा। जल्दी कॉपी कर सकते उसको फास्ट। हो गया जी? देखो आगे हम सुनेंगे। नेक्स्ट आपका, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे कौन सी जलधारा है? जलधारा, 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 इसे मिस नहीं करना है जलधारा को, ठीक है ना। सबसे पहले समझेंगे कि कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे, है ना। तो पूर्वी तट मतलब इधर, पश्चिमी, देखो पूर्वी तट उत्तरी अमेरिका का ठंडी जलधाराएं पाई जाएगी। कौन सी जलधारा पाई जाएगी जी? ठंडी। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अगर आप जाते हो तो पश्चिम में केवल आपको मिलेगा गर्म जलधारा। कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। तो थोड़ा सा समझते अच्छे से हम लोग। इसकी आंसर हो जाएगा लेब्राडोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? लेब्राडोर। अब जानते हैं ठंडी जलधारा है क्या। देखो ठंडी जलधारा का ट्रिक तो पढ़ा दिए हैं, एक बात और सब ध्यान देंगे। मैं जितना भी शॉर्ट्स वीडियो में ट्रिक डाला हुआ है ना,
एकदम 500 वीडियो डालेंगे, शॉर्ट्स वीडियो 500 ट्रिक डालेंगे। जब मन ना लगे शॉर्ट्स में रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। मन है तो फेयर करो, नहीं तो एक सप्ताह में एक बार सातों देखो, हर सप्ताह को देखो, वो रिवीजन होते जाएगा। और एक ट्रिक में अगर 10 प्रश्न है तो 500 में सोच लो कितना होगा। अच्छे से ध्यान दो उसको, ठीक है। ठंडी जलना का ट्रिक क्या होता है? हम बोले ग्रीन बगुला, ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है? हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, चलो हॉट से हो जाएगा, हम्बो से हो जाएगा हम बोल्ड, हम्बो से हम बोल्ड, हम्बो से हम बोल्ड, हम्बो से हम बोल्ड, ले से लेब्राडोर, ले से लेब्राडोर। नेक्स्ट है ग्रीन से ग्रीनलैंड, ग्रीन से ग्रीनलैंड। बगुला से हो जाएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला। बगुला से क्या हो जाएगा जी? वेनेजुएला। केला से हो जाएगा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जलधारा। क्यू से क्यूराइड, क्यू से क्यूराइड की जलधारा, ठीक है। एफ से फॉकलैंड, एफ से फॉकलैंड। ए से अर्कस्ट, ए से अर्कस्ट। और यही ए से अंटार्कटिका की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। के से कनारी, के से कनारी की जलधारा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा है? हम बताएंगे कि लेब्राडोर। और ये कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। और इसी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, इसी अमेरिका के पश्चिमी तट पर गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम एक कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ठंडी जलधारा का ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। फिर से बोलेंगे, हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। जिसको याद रहेगा ना वो वीडियो देखते टाइम मेरे साथ बोलेंगे, हम्बो से हम्बोल्ट, ले से लेब्राडोर, ग्रीन से ग्रीनलैंड, ग्रीन बगुला, बगुला से वेनेजुएला, क्यू से क्यूराइड, एफ से फॉकलैंड, ए से अर्किस्ट, ठीक है। फिर ए से अंटार्कटिका और के से कनारी। शायद केला छूट गया, केला से कैलिफोर्निया। ये सभी जलधाराएं जो है वो कैसी जलधारा है जी? तो ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है ये? तो ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। गर्म भी बता दे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको फास्ट। हो गया? देखो अब दिख रहा ना? तुम बोलता अच्छा बोलो कैसे, लाइव थोड़ा ना हो कोई बात नहीं, याद है। लास्ट क्वेश्चन अच्छे से मैं गर्म बता दे क्या? देखो गर्म जलधारा का ट्रिक देख लो, गर्म जलधारा का ट्रिक, गर्म जलधारा का ट्रिक। इसका ट्रिक होता है, गम में आंसू क्यों बहाए, गम में आंसू क्यों बहाए एलिना, गम में आंसू क्यों बहाए एलिना, गम में आंसू क्यों बहाए एलिना। देखो गम से हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम।
गम से क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। में से मेजाम्बिक, में से मेजाम्बिक, में से मेजाम्बिक। आ से अलास्का, आ से अलास्का, और यही आ से हो जाएगा अगलुहास, अगलुहास, अगलुहास। सु से सुसीमा, सुसीमा की जलधारा, सु से सुसीमा की जलधारा। क्यू से क्यूरी सोवा, क्यूरी सोवा, उसमें क्यूराइड है, इसमें क्यूरी सोवा है, दोनों ध्यान देना, ठीक है। बहाए से ब्राजील की जलधारा, ब्राजील। एलिना से एलिनीनो, एलिनीनो, एलिनीनो। थोड़ा इसको भी रिवीजन करा दे रहे हैं ना। गर्म जलधारा का ट्रिक है, गम से गल्फ स्ट्रीम, में से मेजाम्बिक, अ से अलास्का, अ से अगलुहास, की से सु से सुसीमा, क्यू से क्यूरिसोवा, और बहाय से ब्राजील, एलिना से एलिनीनो। ये सब है गर्म जलधारा। अब इससे एक सवाल आप बताओगे कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे कौन सी जलधारा लेब्राडोर, और पश्चिमी तट पे कौन सी जलधारा है, तो आप जल्द से बता दोगे कौन, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किया? बहुत अच्छा सवाल, एकदम शानदार सवाल है। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किए? ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह, अब यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछा है कि भारत में कब किए या पूरा वर्ल्ड में कब किए, यहाँ पे तो सवाल नहीं पूछा हुआ है, तो आपको खुद से समझना है। और अगर भारत में लिखेंगे तो भारत में 1917 और वर्ल्ड में 1905। ठीक है, देखो, वर्ल्ड में 1905, भारत में 1917। देखिए, चंपारण, ये कहाँ गया, सत्याग्रह, ठीक है ना। सत्याग्रह का शब्द सबसे पहले यूज महात्मा गांधी ने कहा किया था, तो ध्यान समझना है। सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहले दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहां पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1905 में, 1905 में। लेकिन फिर इसके बाद जब ये भारत में आए, महात्मा गांधी जब भारत में आए 1915 ईस्वी को। अच्छा, इसका डेट भी छोटा डेट पूछता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि एक वजह छोटा डेट पूछने का, प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। तो 9 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। भारत में आए जब से महात्मा गांधी ना, इसलिए उनके नाम पे उन्हीं के दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम सब समझेंगे। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले क्यों आखिर किए सत्याग्रह, किनके बुलावे पे, है ना, तो इसको जरा ध्यान समझेंगे। देखो, महात्मा गांधी, एम.के. गांधी बिहार आए थे। बिहार के चंपारण, बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह किए, पहला सत्याग्रह किए। किनके बुलावे पे पहला सत्याग्रह किए थे इन्होंने? तो ये इस समय बुलाया गया था, इनको बुलाया था कौन? राम शुक्ल, राम शुक्ल के बुलावे पे, राम शुक्ल के बुलावे पे ये बिहार आए थे। अच्छा, राम शुक्ल के क्यों बुलाए थे? बुलाने की वजह ये थी कि भारत में अंग्रेज ने नियम लगा दिया था 3 कठिया प्रणाली।
क्यों बुलाया था? क्योंकि तीन कठिया प्रणाली को लगाया था अंग्रेज ने। तीन कठिया प्रणाली का मतलब ये होता है कि 3/20 नील की खेती करना। 3/20 नील की खेती करना। और आप जानते हो कि जिस खेत में अगर नील की खेती हो गई, जिस खेत में नील की खेती हो गई तो जमीन बंजर, वो जमीन क्या होता था? बंजर। तो अगर किसी का भी जमीन 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा पे किस चीज की खेती होगी? नील की खेती होगी। और इस नील की खेती की वजह से ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और इस तीन कठिया प्रणाली को बंद किया। तीन कठिया प्रणाली को क्या किया इन्होंने? बंद किया। इस नील की खेती से थोड़ा सा पहले पॉइंट हम समझेंगे कि नील दर्पण सब जानते हैं ना? नील दर्पण, आप सब कमेंट में बताना कि नील दर्पण किसने लिखा? नील दर्पण किसने लिखा? यह हमें कमेंट में जवाब चाहिए। चाहे आप कहीं से भी बताएं कि नील दर्पण किसने लिखा? नील दर्पण किसने लिखा? अब समझोगे। जैसी तीन कठिया प्रणाली को महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह करके 1917 में सत्याग्रह कर सत्याग्रह कर इसे बंद कराया, इसे बंद कराया। तो महात्मा गांधी रुके नहीं। जैसे महात्मा गांधी एक चीज में सफल हुए तो लगातार महात्मा गांधी को हर जगह बुलाया गया, लगातार। जैसे 1917 में सत्याग्रह कर किनको बंद कराए? तीन कठिया प्रणाली को। कहां पे? चंपारण में। तो तुरंत हुआ 1918 में खेड़ा खेड़ा आंदोलन। फिर वहां भी सत्याग्रह किए, ठीक है, लगातार सत्याग्रह करते गए। 1918 में एक जगह और गुजरात में भी और एक अहमदाबाद, दोनों जगह इन्होंने सत्याग्रह किया, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट सब ले लीजिए आपके पास। हो गए कंप्लीट, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा इतना ही आज रहने देते हैं, है ना, ठीक है। बंद करो छोटू, कहाँ तुम्हारा ध्यान रख